जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, फरवरी के महीने में वॉशिंगटन पोस्ट जो न्यूज़पेपर है, बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है, रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। इसमें एक न्यूज़ छप के आई थी, वेरी सेंसेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ अबाउट इंडियन इवेंट्स। और उन्होंने उस वक्त आर्सेनल कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की जो डिजिटल फोरेंसिक फर्म है, जो ये भी बड़ी फेमस है, 20 साल से काम कर रही है। अमेरिकन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस और अमेरिका की जो आर्मी है, इनके लिए काम करती है। और दुनिया के काफ़ी सारे साइबर जो मसले हैं, इन्होंने सॉल्व किए हैं सक्सेसफुली। तो इनकी भारत के महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव के सिलसिले में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। और वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको एक्सट्रीमली डार्क साइड ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया, और इसको वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताया था, साइबर क्राइम। और ये रिपोर्ट थी रोना विल्सन नाम के एक एक्टिविस्ट है, इनके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसकी कॉपी की एनालिसिस के बाद आर्सेनल कंसल्टेंसी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की, उसके बारे में ये न्यूज़ थी। तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आज इसको संक्षिप्त में आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये रोना विल्सन कौन है। क्योंकि अभी आर्सेनल कंसल्टेंसी की और एक रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, उसमें एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग के कंप्यूटर में किस तरीके से सेम सॉफ्टवेयर मालवेयर इम्प्लांट करके जो चीज़ें की गई, और वो कैसे बड़ा एक साइबर क्राइम है। और ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा साइबर क्राइम उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया है, उनको लग रहा है, ऐसा उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में दिया है। तो ये दो लोग कौन है, रोना विल्सन और एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग। ये BK16 भीमा कोरेगांव के सिलसिले में जो 16 लोगों को आज सरकार ने जेल में डाल दिया है, मोदी सरकार ने, इसके ये दो कार्यकर्ता है। ये BK16 क्या है और ये आर्सेनल कंसल्टेंसी क्या है, और ये BK16 का मामला भारत के कोर्ट में, पुलिस और प्रशासन में किस तरीके से चल रहा है, और अभी जो रिपोर्ट आई है आर्सेनल की, इसके क्या मायने हैं, इस वीडियो में संक्षिप्त में बताऊंगा। साथियों, बहुत अहम मुद्दा है, प्लीज़ अंत तक देखें और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। शासन प्रशासन, आपके नेता, सामाजिक संगठन और सारे दोस्तों में, सारे ग्रुप्स में ये इन्फॉर्मेशन फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले कि इंडिया में जो ये पुलिस यंत्रणा है, शासन यंत्रणा है, प्रशासन यंत्रणा है, और ये सब मिलके न्याय व्यवस्था को किस तरीके से अपने हाथ में लेकर कुछ निष्पाप लोगों को, जिनका कोई गुनाह नहीं है, ऐसे लोगों को गुनाह में फंसाकर उनको जेल में सड़ा रहे हैं। और ये BK16 तो अब 16 नहीं रहे, उनमें से एक जो स्टैन स्वामी थे, फादर स्टैन स्वामी, उनकी हाल ही में अभी जेल में मौत हो गई है, और उनके खिलाफ अब तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, उनकी बेल की सुनवाई तक नहीं हुई थी। तो साथियों, देखते हैं कि BK16 क्या है। साथियों, भीमा कोरेगांव ये महाराष्ट्र की एक विद्रोही आंदोलनों को, विद्रोही विचारधारा को, समतावादी विचारधारा को प्रेरणा देने वाली जगह है। और यहाँ पर हर साल 1 जनवरी को एक मेला लगता है। उसके ठीक एक दिन पहले विद्रोही और समतावादी संविधानवादी एक्टिविस्ट लोगों ने एक परिषद का आयोजन किया था, उसको कहते हैं एल्गार परिषद। तो इस जो परिषद है, इससे जुड़े हुए 4 कार्यकर्ताओं को और उन्हीं की विचारधारा से जुड़े हुए और 12 लोगों को मोदी सरकार ने इनको अरेस्ट कर लिया। और इन पर चार्जेस ये थे कि इन्होंने सब ने मिलकर मोदी जी को मारने की योजना बनाई, जैसे राजीव गांधी को मारा गया था उस स्टाइल में। और इन्होंने कुछ वेपन्स खरीदी करने की बात की, और कांग्रेस के नेताओं से पैसा लेकर ये सब चलाने की बात की, और भी कुछ उसमें बातें थी। तो ये उनके कंप्यूटर में एविडेंसेस पाए गए, और उस एविडेंस पर कोर्ट ने इनको जेल दे दी, और बेल नहीं देने की इनकी जो स्टैंड है जेल का, कोर्ट का, ये कंटिन्यू है, अब तक कंटिन्यू है। तो ये 16 लोग जो है, ये बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, ये एक्टिविस्ट है। इनमें यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर है, डॉक्टर आनंद तेलतुम्बड़े, ये बाबा साहब अम्बेडकर के पोती के हस्बैंड है। तो ये बड़े वेल रिस्पेक्टेड, शांति से जीवन जीने वाले सेक्युलरवादी लोग हैं। लेकिन इन पर आरोप यह है कि इन्होंने आतंकवादी साजिश गढ़ी
और चाइना और माओवादियों को साथ में लेकर उनकी मदद कर कर देश की सत्ता उलटने का प्लानिंग किया। तो ये हो गया BK16 स्कैंडल। इनमें से 12 लोग तो भीमा कोरेगांव के परिषद में थे भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको इसमें अटकाया गया है। आर्सेनल कंपनी जो है ये अमेरिका की मैसाचुसेट्स में डिजिटल फोरेंसिक का काम करती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुने हो जाते हैं, साइबर गुने होते हैं, कोई एविडेंसेस ख़राब किए जाते हैं या इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, कोई छेड़छाड़ की जाती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से, तो उसका काम करती है। इनके बनाए हुए टूल्स अमेरिकन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज़ करती है और ये बड़े फेमस है। इनका बहुत अच्छा रेपुटेशन है और ये हमेशा सक्सेस रहे हैं। जो भी बात को हाथ लगाते हैं उसमें ये उसके अंत तक जाते हैं और एविडेंस देते हैं। तो साथियों, इन्होंने अब सुरेंद्र गडलिंग जो है एडवोकेट, ये BK16 में के एक जो अब जेल में है, उनके कंप्यूटर की जो कॉपी इनको इंडियन कोर्ट से मिली, हार्ड कॉपी, उसका एग्जामिनेशन किया और उसके सारे डिटेल्स दिए हैं। तो ये क्या चल रहा है, ये मसला क्या है? तो साथियों, ये भीमा कोरेगांव के जो संबंधित लोग थे, इनके कंप्यूटर्स में एक कॉमन तरीके के ईमेल्स और फाइल्स पाए गए थे और इसके बारे में जो उनके कंप्यूटर की सामग्री जमा की गई थी उसकी एक कॉपी इनको देना जरूरी होता है। जो जिस पर आरोप लगे हैं उनको देना जरूरी होता है और ये कॉपी जो तैयार की जाती है इसको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन इंडियन जो पुलिस है इन्होंने इसको देने में 2 साल लगा दिए। ये जो प्रोसेस है ये एक इसको कॉपी क्लोन कॉपी या मिरर कॉपी कहते हैं और ये स्पेशल मशीन से की जाती है और उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती है जैसे हैश वैल्यू। हैश वैल्यू का मतलब ये होता है कि उस कॉपी का जो रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली कॉपी कर लिया जाता है और उसमें अगर कोई छेड़छाड़ बाद में होती है या कोई डिलीट कर दिया जाता है फाइल तो वो सब पता कर ली जा सकती है, वो ट्रेस किया जा सकता है। तो ये आर्सेनिक ने जो कॉपी स्कैन की है, इसका स्टडी किया है, ये एग्जैक्टली जो कोर्ट में पुलिस ने कॉपी दी है उसके रिप्लिका है। तो वो जो बता रहे हैं वो वेरीफाइबल है और कोई अगर चेक करे तो वो कर सकते हैं, उनको वही फाइंडिंग्स मिलेंगे। तो ये क्या हुआ था, तो इसकी डेट वाइज जो रिकॉर्ड्स है वो मैं आपको बताता हूँ कि 19 फरवरी 2016 को, यानी भीमा कोरेगांव परिषद के ठीक 1 साल पहले, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग इनके कंप्यूटर में एक नेट वायर नाम का स्पाईवेयर डाल दिया गया था। ये वायरस सॉफ्टवेयर होता है, इससे कंप्यूटर हैक हो जाता है। तो ये अटैकर ने सुरेंद्र गडलिंग का कंप्यूटर हैक कर लिया और ये अगले अगले 20 महीने तक ये कंप्यूटर का कंट्रोल उसके हाथ में था। तो ये 2 चीज़ें कर रहा था। एक, वो सर्वेलेंस कर रहा था, उसने 20 महीने में 30,000 फाइल्स और आइटम्स का सर्वेलेंस किया कि ये क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, इनको क्या ईमेल आ रहे हैं, ये किसके कौन से वेबसाइट्स पर जा रहे हैं। और दूसरा काम ये किया कि जस्ट बिफोर अरेस्ट उसने इस तरीके की फाइल्स इस लैपटॉप में डाल दी कि जो इनको कोर्ट में सबमिट होने की वजह से इनको जेल हो गई और बेल नहीं मिल रही है। तो ये कौन सी फाइल डाल दी, तो इन्होंने लोकल डिस्क पर एक मटेरियल नाम का फोल्डर क्रिएट किया। ये हिडन फोल्डर है ताकि अगर सुरेंद्र गडलिंग या रोना विल्सन अगर कितना भी ढूंढे उनके कंप्यूटर में तो उनको ये नहीं मिलेगा। और ये मटेरियल फोल्डर में एक सब फोल्डर डाल दिया, इसमें रेड एंड ड्रीम इस नाम का सब फोल्डर, और इसमें बहुत सारी फाइल्स डाली जिसमें कि 14 इम्पोर्टेंट फाइल्स आर्सेनिक कंपनी को भेज दी गई थी आरोपियों द्वारा। और ये उन्होंने स्टडी की और इसका रिपोर्ट दिया है। तो उनका कहना है कि उनको ये सर्वेलेंस और इम्प्लांट किए गए इसके एविडेंस दिए हैं उन्होंने, और इसके सारी डिटेल रिपोर्ट 18 पेजेस की उन्होंने पब्लिश की है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर घूम रही है। उनके हिसाब से ये जो फाइल इम्प्लांटेशन का और सर्वेलेंस का काम था ये एक दिन रुक गया था 19 अक्टूबर 2017 को, क्योंकि इस दिन एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग का कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए गया था, उसमें रीइंस्टॉलेशन हुआ था। तो ये जो सॉफ्टवेयर है नेट वायर ये नॉक ऑफ हो गया था, तो उसके बाद उसका काम रुक गया था। तो ये एग्जैक्टली सब मैच करता है, इसलिए वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताया था कि ये अटैकर कुछ तो लैपटॉप पे इम्प्लांट करता है, ये इम्प्लांट हो जाने के बाद दूसरे दिन पुलिस जाकर उनको अरेस्ट करती है
और फिर पुलिस ये हिडन फाइल्स निकाल कर कोर्ट में सबमिट करती है और कोर्ट उनको अरेस्ट करता है और बेल नहीं देती है। और साथियों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी फाइल्स जो होती है, इसके बारे में नेशनली और इंटरनेशनली क्या लॉज है। तो साथियों, इंटरनेशनली अब बहुत सारे देशों में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि ये मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, ये इसमें चेंजेस हो जाते हैं, एडिट कर दिए जाते हैं, छेड़छाड़ होती है, तो इसको स्क्रैप कर दिया गया है। इंडिया में भी ऐसे ही रूल है, इनको कंप्लायंस B65 कहा जाता है। और इसके अनुसार जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता है उसको ठीक तरीके से डिजिटल फोरेंसिक जांच के बिना इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इंडिया में भी लॉ है। लेकिन भीमा कोरेगांव के मामले में ये नहीं किया गया है। जैसे ये एविडेंस सबमिट किया गया, इन सबको जेल हो गई और इनको बेल भी नहीं मिल रही है। और पुलिस ने ये फाइल जो है, इनकी कॉपीज़ ये फॉरेंसिक जांच के लिए दी है, लेकिन कोई भी फॉरेंसिक जांच कोर्ट को सबमिट नहीं की गई है। तो इन आरोपियों की तरफ से जब ये हार्ड कॉपीज़ अमेरिका भेजी गई, आर्सेनल कंसल्टेंसी को भेजी गई, तब ये एविडेंस सामने आ रहा है। लेकिन इंडियन कोर्ट ने इसके बारे में कुछ भी एविडेंस पर एक्ट नहीं किया है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि ये फाइल्स जो जिसके भरोसे इन सारे एक्टिविस्ट को जेल कर दिया गया है और जेल में सड़ाया जा रहा है, और इनमें से एक की तो मौत भी हो गई है, ये एविडेंस ही इम्प्लांटेड था और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था। और इसके हिसाब से पुलिस ने एक्शन ली और इसको एक्सपोज करने का, उसके डिटेल में जाकर जांच करने का जो काम है, ये पुलिस ने नहीं किया या किसी भी यंत्रणा ने नहीं किया। तो ये सब ऑर्गेनाइज लग रहा है, किसी खास इरादे से इन सबको एक साथ जोड़कर, भीमा कोरेगांव से जोड़कर, जो समतावादी अम्बेडकरवादी विद्रोही जो मूवमेंट्स है, इसका एक प्रेरणा स्थान है, उसको बदनाम करने के साथ साथ इसको उसके साथ जोड़कर आतंकवादी गतिविधियों का नाम देना और इन सब का मुंह दबाना, इस तरीके का कोई बड़ा षड्यंत्र इसमें लग रहा है। इसलिए इसे वेरी ऑर्गेनाइज्ड और एक्सट्रीमली डार्क जैसे वर्ड यूज़ करके वॉशिंगटन पोस्ट ने डिस्क्राइब किया था। तो साथियों, अब इसके क्या चल रहा है, इसका हालात क्या है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो लोग हैं, आज की जो गवर्नमेंट है, इसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जो शरद पवार उसके सुप्रीमो हैं, ये तो बड़े सेक्युलरवादी माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र में जो नेता है, ये भी बड़े सेक्युलर, स्ट्रांग सेक्युलर है। जो भी बच गए हैं, जो किसी और बहाने से कांग्रेस में नहीं रहना चाहते थे, वो अब भाजपा में चले गए या और अलग अलग पार्टीज में चले गए। और मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, बड़े विवेकशील और समतावादी उद्धव जी ठाकरे हैं, उनकी शिवसेना ये सरकार में है। ये सब तो मेरी जानकारी के हिसाब से इनको सबको मालूम है कि ये सब क्या हुआ है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये कोर्ट में इन लोगों का सपोर्ट नहीं कर रही है, इनके खिलाफ एक्ट कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट के लोगों को पता है कि इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ये बात नहीं सुन रही है। इसका यही मतलब है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में ऐसे कुछ अधिकारी है जो सीधा केंद्र से ऑर्डर्स लेते दिख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे एक अपील करनी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, आप खुद संज्ञान ले और देखिए कि इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि न्याय करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी डार्क इशू। इसका ये काला जो धब्बा भारत के इतिहास में हमारे शासन प्रशासन और न्याय यंत्रणा पर लगने वाला है, इसको अगर हमें डैमेज कंट्रोल करना है तो जल्दी से जल्दी इस पर इंटरवेन कीजिए। और अगर कोई अधिकारी आपको लग रहा है कि ये जानबूझकर केंद्र के आदेश लेकर इन भीमा कोरेगांव के लोगों को फंसा रहे हैं, इन एक्टिविस्ट को फंसा रहे हैं, तो आप उनको हटाइए और किसी अच्छे नेक न्याय करने वाले अधिकारियों को इस जगह पर बिठाइए और इन लोगों की आवाज़ कोर्ट तक पहुंचाइए। कोर्ट में भी आप इस अहवाल को स्वीकार कीजिए। आर्सेनल कंसल्टेंसी का जो अहवाल आया है, रिपोर्ट आया है, इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ओपनली एक्सेप्ट करके कोर्ट को भी इसको तसल्ली देनी चाहिए कि ये एक्सेप्टेबल है और इस बेसिस पर इनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से होना चाहिए। ऐसी मैं
महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, क्योंकि केंद्र की सरकार को अपील करने का कोई मतलब ही नहीं है। मूर्खता होगी कि उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाए। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो द्वारा आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि ये BK16 क्या है, आर्सेनल कंसल्टेंसी का क्या रिपोर्ट आया है, और किस तरह इन बड़े बड़े एक्टिविस्ट्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आदिवासी और दलितों के हक की बात करते हैं, ऐसे लोगों को फंसाया गया है क्योंकि वह आरएसएस की विचारधारा को अपोज करते हैं, या एक्सट्रीमिज्म को अपोज करते हैं, या बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। I hope you agree with my ideas. Please do share with maximum people. Take care. Jai Hind.